नमस्कार प्रणाम। बिहार में अब तक बीजेपी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाने वाला कोई नेता नहीं मिला है। हालांकि भारतीय जनसंघ के कई नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की तरह जेपी आंदोलन में शामिल थे। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से ही निकलकर पहले लालू और फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। बीते 3 दशक से ज़्यादा समय से बिहार की सियासत इन्हीं दो नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है। हालांकि जेपी आंदोलन से जुड़े कई चेहरे बीजेपी में हैं, लेकिन जनसंघ से लेकर अब तक बीजेपी पार्टी को ऐसा कोई नेता बिहार में नहीं मिला जो उसे राज्य की सत्ता दिला सके। इस तरह से बिहार इकलौता हिंदी भाषी राज्य है जहां बीजेपी को कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिल पाई है। नीतीश कुमार के एक बार फिर एनडीए में शामिल हो जाने के बाद बीजेपी अलग रणनीति पे काम करती दिख रही है। उसने नई सरकार में कुशवाहा समुदाय के सम्राट चौधरी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पे जमकर भड़ास निकाली है। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हमारे जो 5 विधायक गायब हुए हैं, एक एक का इलाज करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग कर धन अर्जित करने का काम किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सम्राट चौधरी अपने तेवर में दिख रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि खेला के बाद आप लोग कर रहे थे, हम लोगों ने आपको खिलौना दे दिया, उससे खेलते रहिए। यही नहीं, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अब मुखिया भी नहीं बन सकते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के युवराज ने लालू प्रसाद यादव को मुखिया बनने से भी रोक दिया है। सदन से बाहर निकलकर भी सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा है कि जीतन राम मांझी को जोड़कर एनडीए को 128 विधायकों का समर्थन हासिल था। इसके बावजूद राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने तोड़ फोड़ करने की कोशिश की। मैं भ्रष्टाचार के युवराज को खुली चुनौती देता हूं कि इस मामले में जो कोई भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ संकेत दिए हैं कि दोषियों को किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा। बता दें कि सोमवार को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ। विपक्ष के नेता खेला होने की बात कर रहे थे, पर नीतीश सरकार ने आसानी से इस टेस्ट को पास कर लिया। पक्ष में 129 वोट मिले जबकि विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। विजय सिन्हा बीजेपी के पुराने नेता हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को बीजेपी में शामिल हुए अभी महज 6 साल पूरे हुए हैं। वो पहले प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने और अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। इसीलिए बिहार में हुए सियासी उलटफेर में जिस एक नेता का नाम काफ़ी चर्चा में है वो सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी फिलहाल बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और उन्हें पार्टी के विधायक दल का नेता भी बनाया गया है। बीजेपी में सम्राट चौधरी का कद काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। कभी बीजेपी के विरोधी रहे सम्राट ने पार्टी के कई बड़े नेताओं के पीछे छोड़ दिया है। बिहार में सम्राट चौधरी का नाम नीतीश कुमार के धूर विरोधी नेता के तौर पे लिया जाता है। माना जाता है कि सम्राट चौधरी बीजेपी के उन नेताओं में हैं जो नीतीश के एनडीए में वापसी का विरोध कर रहे थे। हालांकि सम्राट चौधरी ही नहीं, राज्य के किसी नेता की राय इस मामले में अहमियत नहीं रखती। उनका कहना है कि बीजेपी में इस तरह के फैसले नरेंद्र मोदी लेते हैं और इसके बाद अमित शाह का नंबर आता है और कुछ हद तक इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भूमिका भी हो सकती है। इस मामले में सम्राट चौधरी की राय कोई जगह नहीं रखती है। सम्राट चौधरी साल 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे। उस वक्त एनडीए की सरकार में उन्हें पंचायती राज मंत्री भी बनाया गया था। यानी 6 साल में ही सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब बीजेपी के कोटे से बिहार सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन गए हैं। सम्राट चौधरी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के पीछे स्पष्ट तौर पर बिहार का जातीय समीकरण है। सम्राट चौधरी ओबीसी समुदायों से आते हैं। वो कोयरी कुशवाहा वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। बिहार में पिछले साल जारी किए गए जातीय जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में महज 10% स्वर्ण हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए अपने परंपरागत स्वर्णों के वोटों के अलावा बाकी वोटों को साधना भी जरूरी है। सम्राट चौधरी उस वक्त बीजेपी में शामिल हुए थे जब बीजेपी ने बिहार में ओबीसी को साधने की शुरुआत की थी। बीजेपी की रणनीति नीतीश के लौकुश वोटों में भी सेंध लगाना है। इसमें कुर्मी कोयरी वोटरों की भी भूमिका अहम होती है। नीतीश कुमार कुर्मी हैं तो सम्राट चौधरी कोयरी माना जाता है।
सम्राट चौधरी को बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे पे तौर पे तैयार कर रही थी। अगस्त 2022 में नीतीश के एनडीए छोड़ने के करीब 6 महीने बाद बीजेपी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। लेकिन नीतीश के एनडीए में आने के बाद हालात थोड़े बदल गए हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी के ऐसे नेताओं में से हैं जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी खुद समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। शकुनी चौधरी कभी नीतीश के करीबी थे तो कभी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में भी रहे। शकुनी चौधरी का नाम कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में शुमार है और खुद भी विधायक और सांसद रहे हैं। यानी सम्राट चौधरी के पास एक राजनीतिक विरासत भी है जो उनके सियासी प्रभाव को बढ़ाता है। शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी का प्रवेश सक्रिय राजनीति में 1990 में हुआ। बिहार विधान परिषद की वेबसाइट के मुताबिक 1995 में उन्हें एक राजनीतिक मामले में 89 दिन के लिए जेल जाना पड़ा था। शकुनी चौधरी ने साल 1999 में बिहार में राबड़ी देवी की सरकार का साथ दिया था। हालांकि वो खुद उस वक्त सांसद थे। शकुनी चौधरी के सहयोग की वजह से आरजेडी की सरकार ने उनके बेटे राकेश कुमार को, जो अब सम्राट चौधरी के नाम से जाने जाते हैं, मंत्री बनाया गया था। उस वक्त सम्राट चौधरी न तो विधानसभा के सदस्य थे और न ही विधान परिषद के। बाद में उनकी उम्र को लेकर विवाद पैदा हो गया था और इसकी शिकायत चुनाव आयोग तक की गई थी। यह अपने आप में एक अनोखा मामला था जब राज्यपाल ने उम्र के विवाद में किसी मंत्री को उसके पद से हटाया था। उस वक्त सम्राट चौधरी की उम्र मंत्री बनने के लिहाज से कम पाई गई थी। बाद में बिहार में साल 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी परबत्ता विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पे चुनाव जीते थे, जबकि साल 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में वो जेडीयू के रामानंद सिंह से हार गए थे। साल 2010 में भी सम्राट चौधरी इस सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार ने जेडीयू के रामानंद प्रसाद सिंह को कड़े मुकाबले में पराजित किया था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। उस वक्त सम्राट चौधरी आरजेडी के कुछ विधायकों के साथ मांझी का समर्थन किया था। साल 2014 में वो नगर विकास विभाग के मंत्री भी बनाए गए थे। साल 2015 में बिहार में पहली बार महागठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था और यह सीट जेडीयू को मिली थी, लेकिन उस वक्त जेडीयू के रामानंद प्रसाद सिंह को परबत्ता सीट से टिकट दिया गया था और वो जीत हासिल किए। बिहार में पिछले साल हुए जातीय जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कुशवाहा आबादी 4.2% है। यह ओबीसी वर्ग में है। बिहार में इस वर्ग की ताकत को देखते हुए साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ समझौता किया था। राज्य में बीजेपी की आंतरिक राजनीति बहुत खराब थी। नंद किशोर यादव के सहारे पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो किसी और को बोलने नहीं देते थे। उसके बाद सुशील मोदी के तौर पे एक चेहरा सामने आया, लेकिन वो नीतीश कुमार के पीछे रहने लगे, इसलिए उनका सफ़र रुक गया। सम्राट चौधरी भाषण देने में भी काफ़ी माहिर दिखते हैं और लगते हैं। बातचीत में अपना दबदबा बनाकर रखना राजनीति में उनके आगे बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह मानी जाती है। जब सम्राट चौधरी को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तब सोशल मीडिया पे उनके समर्थन दावा कर रहे थे कि सम्राट बिहार में बीजेपी के योगी आदित्यनाथ बनने वाले हैं। सम्राट चौधरी ऐसे नेताओं में से हैं जिनकी नीतीश कुमार से कभी नहीं बनी है। यही हाल विजय सिन्हा का भी है। नीतीश कुमार का इन्हीं नेताओं से संबंध देखकर लगता है कि बीजेपी इस बार सरकार में दबदबे और आक्रामकता के साथ अपनी बात रखेगी। बिहार में आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी तंज कसते हुए सवाल उठाते हैं, सम्राट चौधरी पहले हमारी पार्टी में थे। अपनी पगड़ी के बारे में उन्होंने कई बार सार्वजनिक तौर पे बयान दिया है। अब तो नीतीश कुमार साथ आ गए हैं, अब पगड़ी उतार देनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम सम्राट चौधरी ने इस मुद्दे पे बीबीसी से बातचीत में क्या कहा है कि वो अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने जाएंगे, अपना मुरेठा उतारेंगे। आरजेडी से बीजेपी तक के सफर में सम्राट चौधरी फिलहाल तेजी से आगे बढ़ते दिख रहे हैं। अपने तेवर और अंदाज की वजह से वो चर्चा में भी रहते हैं, लेकिन अब उनके राजनीतिक सफर और तेवर के बीच नीतीश कुमार हैं। वही नीतीश जिनके बारे में कोई अंदाज़ा लगाना आसान नहीं था।
बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।